फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। आज हम लोग शाखा खाते नामक चैप्टर शुरू करने वाले हैं, यानी कि ब्रांच अकाउंट्स वाला चैप्टर शुरू करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले तो शाखा का अर्थ या मीनिंग ऑफ अ ब्रांच ये समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आज बिजनेस जो है काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, बिजनेस का स्वरूप काफ़ी अधिक बड़ा हो गया है और आगे भी इसमें जो है वृद्धि हो रही है। तो उसका एक मुख्य कारण है और वो कारण यह है कि व्यावसायिक संस्थाएं जो हैं वो व्यवसाय को एक स्थान पर ही ना रखकर नगर के कई स्थानों या देश के विभिन्न भागों तथा विदेशों तक जो है उसको बढ़ाना चाहती हैं। यानी जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं, पहले तो जैसे केवल एक ही स्थान पर व्यापार करते थे व्यावसायिक संस्थाएं, लेकिन आज वो व्यवसाय सीमित न रहकर, एक स्थान तक सीमित न रहकर कई स्थानों पर वो व्यापार फैल गया है। देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग नगरों में व्यापार फैला हुआ है तथा इसके साथ ही विदेशों तक जो है ये व्यापार फैल सकता है। तो उसका एक मुख्य कारण है कि जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं वो अपनी शाखाएं अलग अलग जगह पर, लगभग हर जगह पर अपनी शाखाओं को फैलाते हैं, अपनी नई शाखाओं को स्थापित करते हैं। तो ये जो व्यावसायिक संस्था है इसका जो मुख्य स्थान होता है, मूल व्यावसायिक कार्यालय जो होता है उसको हम प्रधान कार्यालय या हेड ऑफिस कहते हैं। विभागीय व्यवसाय में अब इसी से मिलता जुलता विभागीय व्यवसाय होता है, यानी डिपार्टमेंटल बिजनेस। तो उसमें क्या होता है कि व्यवसाय का कार्य जो है कुछ विभागों में बटा रहता है, लेकिन वे सब विभाग एक ही छत के नीचे एक ही भवन में होते हैं। जबकि शाखा पद्धति में व्यवसाय एक ही छत के नीचे ना होकर वो शाखाएं कई स्थानों पर स्थापित की जाती हैं। शाखा पद्धति से व्यवसायी का लाभ बढ़ता है, क्योंकि व्यवसाय केवल एक स्थान पर सीमित ना होकर वो देश के विभिन्न भागों में या कभी कभी विदेश में भी व्यापार की शाखाएं जो है स्थापित होती हैं और इस हिसाब से, इस वजह से व्यवसायी का लाभ काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और जनता को भी एक फायदा होता है कि उसको भी सेवा पूरे देश भर में या विदेश में भी उस व्यावसायिक संस्था की सेवा प्राप्त होती है। शाखाओं पर उचित निगरानी रखने के लिए या उससे लाभ प्राप्त करने के लिए शाखाओं के लेखे सावधानी से रखने की आवश्यकता होती है। शाखाओं से संबंधित लेखों को शाखा खाते कहते हैं। तो ये ब्रांच अकाउंट का मीनिंग हुआ और इसके अंतर्गत व्यवसाय का कोई भी सहायक विभाजन या सहायक दुकान, यानी कि बिजनेस की कोई भी दूसरी दुकान जो कि उसके कार्य में सहायता करती हो, वो आ सकती है इसके अंतर्गत। या सहायक कार्यालय, यानी कि ऐसा कार्यालय जो कि उस व्यावसायिक संस्था के कार्य में सहायता करता हो, तो ऐसा सहायक कार्यालय, ये सभी जो हैं वो शाखा शब्द के अंतर्गत आते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार शाखा का आशय ऐसी व्यावसायिक इकाई से है जो प्रधान कार्यालय के कार्यों को अथवा प्रधान कार्यालय के समकक्ष, यानी प्रधान कार्यालय के या हेड ऑफिस के जैसे ही कार्यों को करती है, तो ऐसी व्यावसायिक इकाई को हम शाखा कहते हैं। शाखा के लिए प्रधान कार्यालय का अस्तित्व में होना आवश्यक है, यानी कि जब तक हेड ऑफिस नहीं होगा तब तक ब्रांच का कोई मतलब नहीं होता, ब्रांच का अस्तित्व नहीं हो सकता। तो ये शाखा का अर्थ या मीनिंग ऑफ अ ब्रांच मैंने आपको बताया। और अब हम लोग शाखा लेखों के उद्देश्य या लाभ, यानी कि ऑब्जेक्ट्स और एडवांटेजेस ऑफ ब्रांच अकाउंट्स, ब्रांच अकाउंट से हमको क्या फायदे होते हैं, व्यावसायिक संस्था को क्या फायदे होते हैं, तो वो समझते हैं। तो इसमें जो पहला लाभ है, पहला जो फायदा है व्यावसायिक संस्था को जो होता है, तो वो है लाभ हानि ज्ञात करना, टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। शाखा खाता बनाने से व्यवसायी को ये ज्ञात हो जाता है कि किस शाखा से उसे कितना अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है या हानि प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से उसे सभी शाखाओं के लाभ हानि को ज्ञात करने में सहायता मिलती है तथा प्रधान कार्यालय के
लाभ हानि को भी मिलाकर, यानी सभी शाखाओं के लाभ हानि को मिलाकर और उसमें प्रधान कार्यालय के भी लाभ या हानि को मिलाकर हम पूरे व्यवसाय के व्यवसायिक परिणामों को ज्ञात कर सकते हैं। पूरे व्यवसाय के परिणाम को, यानी कि पूरा व्यवसाय हमारा प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, तो इस परिणाम को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब जो दूसरा इसका लाभ है वो है संपत्तियों एवं दायित्वों का सही ज्ञान रखना। टू हैव करेक्ट नॉलेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। शाखा खाते बनाकर सभी शाखाओं की संपत्तियों एवं दायित्वों का सही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यानी हमें यह पता चल सकता है शाखा खाते बनाने से कि हर एक संस्था के पास, हर एक जो भी सहायक शाखा है उसके पास कितनी संपत्तियां हैं अथवा उसके कितने दायित्व हैं। तो ये चीज हमें शाखा खाते बनाकर ही पता चल सकती है। ऐसा करने के उपरांत पूरे व्यवसाय का सही सम्मिलित आर्थिक चिट्ठा यानी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हम बना सकते हैं और इससे हमें पूरे बिजनेस का लाभ या हानि या उसकी पूरी संपत्तियों एवं दायित्वों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अब जो इसका तीसरा जो लाभ है, जो एडवांटेज है, वो है टू कंट्रोल द ब्रांचेस। यानी एक व्यावसायिक संस्था की जितनी भी शाखाएं हैं, कभी कभी बहुत सारी शाखाएं हो सकती हैं, तो उन शाखाओं पर नियंत्रण करने के लिए भी हमें शाखा खाते बनाने पड़ते हैं। शाखा खाते हम बना सकते हैं। शाखा लेखों से शाखा विशेष की प्रगति को आंका जा सकता है। यानी अगर हम किसी पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में जानना चाहते हैं कि उसकी वास्तविक स्थिति या उसकी प्रोग्रेस कैसी है, तो और ये देखा जा सकता है कि किस शाखा की स्थिति संतोषजनक है और किसकी असंतोषजनक, तो इसके लिए हम शाखा खाते बना सकते हैं। जो शाखा प्रगति नहीं कर रही है, यानी जो शाखा घाटे में जा रही है, लॉस में जा रही है, उस पर आवश्यक नियंत्रण रखने के उपाय किए जा सकते हैं। यानी उस पर हम इन शाखा खातों को बनाकर उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी ब्रांच पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार शाखाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने में सहायता मिलती है। अब जो चौथा लाभ है वो है पर्याप्त माल व रोकड़ की व्यवस्था करना। टू अरेंज सफिशिएंट गुड्स एंड कैश। शाखा खातों से समय समय पर हमें ये पता लगता रहता है कि किस शाखा को किस समय पर कितने माल व रोकड़ की आवश्यकता है, यानी उसको कितना गुड्स चाहिए या कितना कैश चाहिए, और उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उचित व्यवस्था की जा सकती है। यानी उस शाखा को उतना माल उपलब्ध कराया जा सकता है या उतनी मात्रा में रोकड़ की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा सकती है। अब जो पांचवा जो लाभ है, फिफ्थ एडवांटेज जो है, वो है शाखाओं में आपसी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना। यानी आपसी जो कंपटीशन है, जब तक ब्रांचेस में वो नहीं होगा तब तक हमको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे टू जनरेट कंपटीशन, यानी कंपटीशन को पैदा करना एमंग द ब्रांचेस। ब्रांचेस यानी शाखाओं में आपसी कंपटीशन पैदा करना। और इसके लिए क्या होता है कि विभिन्न शाखाओं के खाते बनाकर उनमें पारस्परिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न की जा सकती है। अधिक लाभ देने वाली शाखा, यानी ऐसी शाखा जिसका प्रॉफिट सबसे अधिक है, तो उस शाखा के प्रबंधक यानी उसके जो मैनेजर हैं एवं कर्मचारियों को, उसके जो वर्कर्स हैं, उनको हम पुरस्कृत करें। उनको अगर हम कोई अवार्ड देते हैं, उनको कुछ उनका उत्साह बढ़ाते हैं, तो इस तरह से अन्य शाखाओं के प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को भी इस बात के लिए प्रेरणा मिलती है कि वो भी अपनी ब्रांच को, अपनी शाखा को उतनी ही मात्रा में या उससे अधिक लाभ कमाने के लिए प्रेरित करें। वो लोग इस बात के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करें कि उनकी शाखा अधिक से अधिक लाभ कमाए। तो इस तरह से कंपटीशन शाखाओं में पैदा करके भी हम अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब एक और है जो आखिरी इसका लाभ है, 6 नंबर, वैधानिक अनिवार्यता यानी लीगल कंपल्शन। कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविजंस के हिसाब से प्रत्येक कंपनी को
अपनी सभी शाखाओं के लेखा व्यवहारों का अभिलेखन यानी उनकी अकाउंटिंग एवं उनका अंकेक्षण यानी उनकी ऑडिटिंग कराना अनिवार्य है। सभी शाखाओं के, प्रत्येक कंपनी को अपनी सभी शाखाओं का अकाउंटिंग भी रखना है और उसका ऑडिटिंग भी कराना अनिवार्य है कंपनीज एक्ट के अनुसार। अतः शाखाओं के लेखे रखना कंपनी के लिए वैधानिक अनिवार्यता है, यानी कि लीगल कंपल्सन है। उनको ये अनिवार्य रूप से रखना है, शाखाओं के लेखे रखना। अब है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शाखाओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांचेस। विभिन्न शाखाओं को हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। उनका जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग बेसिस पर हम कर सकते हैं, जिसमें पहला है स्थान के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। स्थान के आधार पर शाखाएं दो प्रकार की हो सकती हैं, एक तो देशी शाखा यानी नेशनल ब्रांच तथा विदेशी शाखा यानी फॉरेन ब्रांच। जो शाखा प्रधान कार्यालय वाले देश में ही स्थित होती है उसे देशी शाखा कहते हैं, यानी जिस व्यावसायिक संस्था का प्रधान कार्यालय भी उसी देश में है और उसकी जो ब्रांच है, शाखा है, वो भी उसी देश में स्थित है, तो ऐसी शाखा को हम देशी शाखा कहेंगे यानी नेशनल ब्रांच कहेंगे। और इसके विपरीत यदि प्रधान कार्यालय एक देश में हो तथा उसकी शाखा किसी दूसरे देश में, तो वह शाखा विदेशी शाखा या फॉरेन ब्रांच कहलाएगी। अब जो इसका दूसरा आधार है, दूसरा जो बेसिस है वो है निर्भरता के आधार पर या डिपेंडेंस के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस। निर्भरता के आधार पर शाखाएं दो प्रकार की होती हैं, आश्रित शाखा यानी डिपेंडेंट ब्रांच तथा निराश्रित शाखा या जिसको हम स्वतंत्र शाखा भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांच। अब पहले जो इसमें आश्रित शाखा डिपेंडेंट ब्रांच जो मैंने बताया, तो उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। आश्रित शाखा से आशय ऐसी शाखा से है जो पूर्ण रूप से प्रधान कार्यालय या हेड ऑफिस पर आश्रित है, उसी पर निर्भर है। ऐसी शाखा को प्रधान कार्यालय द्वारा माल भेजा जाता है, यानी जो गुड्स ब्रांच को प्राप्त होता है वो कौन भेजता है? हेड ऑफिस या प्रधान कार्यालय भेजता है। और जो शाखा के विभिन्न खर्चे जो होते हैं उनके लिए भी आवश्यक रोकड़ या तो कैश के रूप में भेजता है हेड ऑफिस प्रधान कार्यालय, या उसको जो है चेक के रूप में शाखा को भेजता है। ऐसी शाखा को खुले बाजार से स्वयं माल खरीदने की या स्वयं माल क्रय करने की छूट नहीं होती है, यानी कि ऐसी शाखा जो आश्रित कहलाती है वो खुले बाजार से माल नहीं खरीद सकती है, वो केवल उसी माल को बेचेगी जो प्रधान कार्यालय द्वारा भेजा जाएगा। इसके खाते यानी ये जो आश्रित शाखा है, जो डिपेंडेंट ब्रांच है, इसके सारे खाते प्रधान कार्यालय द्वारा ही रखे जाते हैं, यानी हेड ऑफिस द्वारा ही रखे जाते हैं। शाखा को समय समय पर जो भी उसकी सेल्स होती है, जो उसकी बिक्री होती है, या स्कंद यानी स्टॉक आदि का विवरण प्रधान कार्यालय को भेजना पड़ता है। जितनी भी सेल होगी या जो भी स्टॉक की पोजीशन होगी, जितना स्टॉक बचा होगा, वो सारी पोजीशन उसको प्रधान कार्यालय या हेड ऑफिस को भेजनी पड़ेगी। अब जो सेकंड नंबर की जो ब्रांच थी यानी निराश्रित या स्वतंत्र शाखा, जिसको हम इंडिपेंडेंट ब्रांच कहते हैं, तो उसको देखते हैं। निराश्रित अथवा स्वतंत्र शाखा उसको कहते हैं जो प्रधान कार्यालय पर यानी हेड ऑफिस पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं होती है, पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट नहीं होती है। इस प्रकार की शाखा प्रधान कार्यालय से प्राप्त माल को तो बेचती ही है और उसे स्वयं माल क्रय करके बेचने का भी अधिकार होता है। इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझ लें कि इस तरह की जो निराश्रित शाखा होती है, जो इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है, वो कौन कौन सा माल बेचती है? एक तो वो माल जो प्रधान कार्यालय द्वारा या हेड ऑफिस के द्वारा उसको भेजा जाता है, तो एक तो उस माल को भी बेचती है, और इसके अलावा वो खुले बाजार से स्वयं भी माल क्रय करके उसको
बेच सकती है। इस तरह से भी माल बेचने का उसको अधिकार होता है। वह अपना हिसाब किताब व खाते स्वतंत्र रूप से रखती है और लेखांकन वर्ष के समाप्त होने पर, यानी जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा, तो उसकी समाप्ति पर वो अपना तलपट या ट्रायल बैलेंस प्रधान कार्यालय या हेड ऑफिस को भेजती है। कभी कभी वो तलपट को ना भेजकर, यानी वो ट्रायल बैलेंस को नहीं भेजती है, तो इसके बदले में वो लाभानी खाता और चिट्ठा बनाकर भेज सकती है, यानी फाइनल अकाउंट्स अच्छी तरह से प्रिपेयर करके उसको भी प्रधान कार्यालय को या हेड ऑफिस को भेज सकती है। इस प्रकार स्वतंत्र शाखा यानी जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है वो एक स्वतंत्र इकाई या पृथक इकाई, सेपरेट यूनिट के रूप में कार्य करती है। अब जो इसका तीसरा जो बेसिस है वो लेखांकन के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, शाखाओं से संबंधित व्यवहारों का लेखा करने के उद्देश्य से हम उन्हें 3 श्रेणियों में रख सकते हैं। और पहली श्रेणी जो कि आश्रित शाखाएं, जैसा कि अभी ऊपर भी पढ़ चुके हैं, तो पहली श्रेणी अकाउंटिंग के बेसिस पर भी आश्रित शाखाएं या डिपेंडेंट ब्रांच होती है। और दूसरी निराश्रित या स्वतंत्र शाखाएं, जैसा ऊपर अभी पढ़ा था, वो इसका सेकेंड जो पार्ट है वो है, दूसरा स्वरूप है। और तीसरा विदेशी शाखाएं या फॉरेन ब्रांचेस है। तो ये 3 श्रेणियां हुई लेखांकन के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब जो इसमें आश्रित शाखाएं या डिपेंडेंट ब्रांचेस हैं, इनको अभी थोड़ा सा हम लोगों ने पहले पढ़ा था, जो कि निर्भरता के आधार पर था, और अब लेखांकन के आधार पर है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा परिवर्तन है। तो इसमें है जो शाखाएं पूर्ण रूप से प्रधान कार्यालय पर निर्भर होती हैं उन्हें आश्रित शाखाएं कहते हैं। तो ये तो अभी मैं पहले बता चुका हूँ। और ये शाखाएं अपने यहाँ लेखांकन के लिए पूर्ण खाते नहीं रखती हैं, यानी कि इनके जो खाते हैं वो कौन रखता है, हेड ऑफिस या प्रधान कार्यालय रखता है। आश्रित शाखाओं की विशेषताएं, अभी जो विवरण हमने पढ़ा था आश्रित शाखाओं का, तो उसी के आधार पर कुछ इसकी विशेषताएं हैं। और उसमें विशेषताएं, जैसा कि पहले अभी मैंने बताया था कि पहली विशेषता है माल क्रय करने का अधिकार ना होना, नो राइट ऑफ परचेजिंग द गुड्स। आश्रित शाखाएं मुख्यतः प्रधान कार्यालय द्वारा भेजे गए माल को ही बेचती हैं, उन्हें खुले बाजार से माल क्रय करने का अधिकार नहीं होता है। अभी हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले दोबारा से इसको मैंने बताया। और दूसरा है नकद व उधार बिक्री का अधिकार, यानी राइट ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल, कि ये जो ब्रांचेस होती हैं वो कैश में भी सेल कर सकती हैं और क्रेडिट या उधार में भी सेल कर सकती हैं। और इस आधार पर प्रधान कार्यालय द्वारा भेजे गए माल व इन शाखाओं द्वारा की जाने वाली बिक्री की प्रकृति के आधार पर ये शाखाएं निम्नवत रूप ग्रहण कर सकती हैं, यानी कि इनके ये निम्न 3 रूप हो सकते हैं। ऐसी शाखाएं, पहला रूप है ऐसी शाखाएं जिन्हें प्रधान कार्यालय द्वारा माल लागत मूल्य पर भेजा जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस पर भेजा जाता है, और जो केवल नकद बिक्री ही संपादित करती हैं, यानी कि केवल कैश सेल करती हैं। तो इस तरह की शाखाएं हुई, पहला रूप ये हुआ। और दूसरा जो रूप है वो है शाखाएं, ऐसी शाखाएं जिन्हें प्रधान कार्यालय द्वारा माल लागत मूल्य पर भेजा जाता है और जो नकद भी बिक्री करती हैं और उधार भी बिक्री करती हैं। नकद और उधार दोनों तरह की बिक्री ऐसी शाखाएं करती हैं। और तीसरा जो रूप है इसका, वो ऐसी शाखाएं जिन्हें प्रधान कार्यालय द्वारा यानी हेड ऑफिस द्वारा माल बढ़े हुए मूल्य पर यानी इन्फ्लेटेड प्राइस पर भेजा जाता है या बीजक मूल्य पर एट इनवॉइस प्राइस पर माल भेजा जाता है हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को, और जो नकद व उधार दोनों तरह की बिक्री करती हैं। तो ये तीसरे तरह की शाखाएं हुई। तो ये इसका दूसरी विशेषता हुई नकद व उधार बिक्री का अधिकार, नकद व उधार बिक्री का अधिकार। और इसके आधार पर किस किस तरह से 3 शाखाओं के रूप हुए वो मैंने आपको बताया। अब इसकी जो तीसरी विशेषता है आश्रित शाखाओं की, वो है शाखा के व्ययों का प्रधान कार्यालय द्वारा भुगतान, यानी जो ब्रांच के
जो भी एक्सपेंसेस हैं वो कौन पे करेगा? प्रधान कार्यालय या हेड ऑफिस पे करेगा। पेमेंट ऑफ ब्रांच एक्सपेंसेस बाय द एचओ यानी हेड ऑफिस। आश्रित शाखाओं का उपयुक्त में से कोई भी रूप क्यों ना हो, यानी ऊपर जो अभी मैंने 3 रूप बताए आश्रित शाखाओं के, तो उनमें से चाहे किसी भी रूप की आश्रित शाखा हो, उसके इनके प्रायः सभी व्ययों, इनके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे कर्मचारियों का वेतन है, दुकान का किराया है, टेलीफोन व्यय है, एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन है, आदि के लिए ये जितनी भी रोकड़ है वो प्रधान कार्यालय द्वारा भेजी जाएगी। और वो चाहे तो हो सकता है कैश के रूप में भी हो सकती है या चेक के रूप में भी हो सकती है। दोनों में से किसी भी रूप में ये राशि हेड ऑफिस द्वारा शाखा को चुकाई जाती है, अथवा प्रधान कार्यालय द्वारा सीधे इन व्ययों का भुगतान कर दिया जाता है। यानी जो हेड ऑफिस है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो ब्रांच को कोई अमाउंट तो नहीं भेजता है, बल्कि उसके जो भी खर्चे हैं वो डायरेक्टली हेड ऑफिस के द्वारा ही या प्रधान कार्यालय के द्वारा ही चुका दिए जाते हैं। अब इसकी जो चौथी विशेषता है आश्रित शाखाओं की, वो है शाखा के फुटकर व्ययों का स्वयं शाखा द्वारा भुगतान। जो मेन एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए तो हेड ऑफिस रुपया भेज देता है, बल्कि जबकि जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं जैसे वाहन व्यय, जलपान व्यय यानी रिफ्रेशमेंट आदि का भुगतान शाखा के प्रबंधक द्वारा यानी ब्रांच का जो मैनेजर होता है वो फुटकर रोकड़ यानी पेटी कैश में से कर देता है, और बाद में ये राशि भी ब्रांच के द्वारा प्राप्त की जाती है हेड ऑफिस से। इसके लिए शाखा में फुटकर रोकड़ खाता या तो सामान्य पद्धति पर यानी जनरल सिस्टम पर या इम्प्रेस सिस्टम जिसको अग्रदाय पद्धति भी कहते हैं उस पर रखा जाता है। अब जो 5वीं इसकी विशेषता है वो है शाखा द्वारा प्रधान कार्यालय को रोकड़ भेजना। रेमिटेंस ऑफ कैश बाय ब्रांच टू एचओ हेड ऑफिस। आश्रित शाखाओं को यह स्पष्ट निर्देश होता है कि वे नकद बिक्री तथा देनदारों से प्राप्त रोकड़ यानी कैश सेल और जो कैश रिसीव्ड हुआ है डेटर्स से वो प्रतिदिन प्रधान कार्यालय को भेज दें। यानी हेड ऑफिस को हर रोज कैश सेल का अमाउंट भी भेजें और डेटर्स से जितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, जो रेमिटेंस हो रही है, तो उसको भी प्रधान कार्यालय को हेड ऑफिस को भेज दें। अथवा किसी स्थानीय बैंक में यानी जहां पर ब्रांच स्थित है, अगर वहां पर हेड ऑफिस का खाता है तो उस खाते में ऐसी अमाउंट को, ऐसी राशि को ले जाकर जमा कर दें। प्रधान कार्यालय का जो भी खाता है उस स्थानीय बैंक में, तो वहां पर इस अमाउंट को जमा कर दें। तो इस तरह से भी किया जा सकता है। यदि शाखा को किसी कारण माल के नष्ट होने पर, यानी अगर ब्रांच में कुछ गुड्स नष्ट हो जाता है, लॉस हो जाता है और उसके लिए बीमा कंपनी से क्लेम की कोई अमाउंट मिलती है, तो वह अमाउंट भी शाखा को, प्रधान कार्यालय को या हेड ऑफिस को भेजनी होगी। अब शाखा द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकें, बुक्स मेंटेन्ड बाय ब्रांच, यानी ब्रांच कौन कौन सी पुस्तकें, कौन कौन से जो बुक्स हैं उनको रखती है, तो इसको देखते हैं। आश्रित शाखाएं कोई भी खाता पुस्तकें वैसे तो नहीं रखती हैं, और ये जो खाता पुस्तकें होती हैं वो मेनली किसके द्वारा रखी जाती हैं? हेड ऑफिस के द्वारा या प्रधान कार्यालय के द्वारा। लेकिन परंतु प्रतिदिन अथवा साप्ताहिक यानी डेली या वीकली जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं, जो कि हमें प्रधान कार्यालय को या हेड ऑफिस को भेजनी है, तो उसके लिए हम कुछ स्मरण पुस्तकें या मेमोरेंडम बुक्स को रख सकते हैं। और वो मेमोरेंडम बुक्स कौन कौन सी होती हैं, तो उनको देखते हैं। इन बुक्स में जो पहली बुक है वो है एक स्टॉक रजिस्टर या पुस्तक। सबसे पहले ये बुक जो है ब्रांच को रखनी पड़ेगी, और स्टॉक रजिस्टर और बुक, इसमें क्या क्या चीजों का विवरण होगा। इसमें प्रधान कार्यालय से प्राप्त माल यानी गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ हेड ऑफिस, तो उसका विवरण रखना होगा। उसको अगर हमने यानी ब्रांच ने अगर कोई माल लौटाया है उसका विवरण होगा। बेचे गए माल यानी कितना माल बेच दिया गया वो उसका विवरण रखना होगा।
टूट फूट या माल की हानि, अगर कोई लॉस हो रहा है, कोई गुड्स टूट जा रहा है, टूटा हुआ है, तो उसका भी विवरण इस स्टॉक रजिस्टर में रखना होगा। और प्रारंभिक व अंतिम रहतिया यानी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, इसका भी लेखा उसमें रजिस्टर में, इस स्टॉक रजिस्टर में किया जाएगा। इस पुस्तक के आधार पर स्टॉक विवरण प्रति सप्ताह या प्रति माह तैयार करके प्रधान कार्यालय को भेजा जाता है। यानी कि वीकली भी ये जो डिटेल है वो हेड ऑफिस को भेजी जा सकती है या मंथली भी उसको भेजा जा सकता है, ताकि प्रधान कार्यालय स्टॉक पर आवश्यक नियंत्रण रख सके। यानी जब हेड ऑफिस को इस तरह से स्टॉक की जानकारी होगी तो भी वह समय समय पर शाखा को माल भेज सकेगा। अब जो दूसरी बुक है, जो मेमोरेंडम बुक के रूप में है, तो वो है एक रोकड़ पुस्तक यानी कैश बुक के रूप में। इसमें क्या लिखा जाता है, इसमें नकद बिक्री से प्राप्त राशि यानी कैश सेल हमारी जितनी हुई है वो लिखी जाएगी। देनदारों से प्राप्ति, देनदारों से कितना अमाउंट प्राप्त हुआ है वो लिखा जाएगा। प्रधान कार्यालय से प्राप्त राशि यानी हेड ऑफिस से कितना अमाउंट हमको मिला है, हमको यानी ब्रांच को। प्रधान कार्यालय को भेजी गई राशि, हेड ऑफिस को कितना अमाउंट हमने भेजा है वो भी इस कैश बुक में रहेगा, उसका डिटेल। तो इस तरह की सारी जो इंफॉर्मेशंस हैं वो इस कैश बुक में लिखी जाएंगी। अब जो थर्ड जो मेमोरेंडम बुक है वो है एक फुटकर रोकड़ पुस्तक यानी पेटी कैश बुक। इस कैश बुक में क्या है, छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं, फुटकर व्यय होते हैं, उनके बारे में डिटेल लिखी जाती है। और वो फुटकर खर्चे कैसे हो सकते हैं, जैसे गाड़ी भाड़ा है यानी फ्रेट है, ठेला व्यय है, जलपान व्यय, रिफ्रेशमेंट है, तो इस सारे का उल्लेख, इस सारे की डिटेल जो है हम इस पेटी कैश बुक में लिख सकते हैं। अब जो इसके बाद जो एक बुक है वो सेल्स बुक या विक्रय पुस्तक है। इसमें शाखा को एक विक्रय पुस्तक भी रखनी पड़ती है जिसमें उधार व नकद बिक्री का विवरण लिखा होता है, यानी क्रेडिट सेल और कैश सेल दोनों की डिटेल इसमें होती है। जो 5th नंबर की जो पुस्तक है, मेमोरेंडम बुक है, वो है ग्राहकों की खाता पुस्तक यानी कस्टमर्स लेजर और डेटर्स बुक। इसमें उन ग्राहकों के संबंध में पूर्ण विवरण लिखा जाता है, दिया जाता है जिन्हें माल उधार बेचा गया हो। ग्राहकों से वसूली, अब जब उधार माल बेचा गया है तो उन ग्राहकों से कितना पैसा वसूल हुआ उसकी डिटेल इस पुस्तक में रहेगी। उधार बिक्री की रकम, इसके बारे में उल्लेख रहेगा। ग्राहकों को प्रदत्त भत्ता व छूट, यानी उनको अगर कोई अलाउंस या कोई डिस्काउंट हमने अलाउ किया है तो वो इसमें रहेगा। अशोध ऋण, कितना पैसा डूब गया, कितना पैसा बैड डेट हो गया, वो हमारा इसमें रहेगा। प्रारंभिक व अंतिम शेष यानी डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, उसको भी हम इसमें रख सकते हैं, इसमें उसको दर्शा सकते हैं। तो ये वो बुक्स हुई जिनको हम मेमोरेंडम बुक्स के रूप में हम यानी ब्रांच रख सकती है। और अब जो प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में या हेड ऑफिस की बुक्स में आश्रित शाखाओं से संबंधित लेखांकन विधियां यानी डिपेंडेंट ब्रांचेस के संबंध में कौन कौन सी अकाउंटिंग मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं, हम यानी हेड ऑफिस कौन कौन से अकाउंटिंग मेथड्स को यूज कर सकता है फॉर डिपेंडेंट ब्रांचेस, तो उसको अब देखते हैं हम लोग कौन कौन से मेथड्स हैं। क्योंकि आश्रित शाखाएं खातों का पूर्ण सेट नहीं रखती हैं, यानी ये जो डिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं वो पूरी तरह से अपने आप से अकाउंट्स नहीं रख सकती हैं। इस कारण उनके खाते प्रधान कार्यालय द्वारा या हेड ऑफिस द्वारा रखे जाते हैं, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूं। अब जो हेड ऑफिस है वो कौन से अकाउंटिंग मेथड का चुनाव करेगा, कौन से अकाउंटिंग मेथड को चूज करेगा, तो ये चीज कैसे निर्धारित होती है, उसके लिए शाखाओं का आकार यानी शाखाओं का जो साइज है, शाखा छोटी है, मध्यम है या बड़ी है, तो एक तो शाखाओं का आकार या उसके साइज को हमें देखना पड़ेगा, उसको कंसीडर करना पड़ेगा। उनकी कार्य पद्धति या किस तरह का कार्य करती है ये देखना पड़ेगा। तथा प्रधान कार्यालय द्वारा शाखाओं पर नियंत्रण की मात्रा को ध्यान में रखते हुए प्रधान कार्यालय शाखाओं से संबंधित उपयुक्त लेखांकन पद्धति का चयन करता है। 3 चीजें इसमें हो गई, एक तो शाखाओं का आकार,
को देखना पड़ेगा, उनकी कार्य पद्धति या उनका वर्किंग सिस्टम को देखना पड़ेगा। और तीसरा, प्रधान कार्यालय शाखाओं पर किस हद तक नियंत्रण करना चाहता है। तो इसको इन तीनों चीजों को ध्यान में रखकर ही हेड ऑफिस या प्रधान कार्यालय उपयुक्त अकाउंटिंग मेथड का या लेखांकन विधि का चयन करेगा। अब इसमें जो पहला अकाउंटिंग मेथड है वो है शाखा खाता विधि यानी ब्रांच अकाउंट मेथड। इस विधि के अंतर्गत प्रधान कार्यालय प्रत्येक आश्रित शाखा के लिए एक शाखा खाता खोलता है, यानी हर एक जो भी डिपेंडेंट ब्रांच है उसके लिए एक ब्रांच अकाउंट या शाखा खाता खोला जाएगा और जिससे संबंधित शाखा के लाभ हानि का पता चलता है। अब जब ये ब्रांच अकाउंट बन जाएगा तो हमें इससे उस पर्टिकुलर ब्रांच के संबंध में पता चल जाएगा कि उसका प्रॉफिट या लॉस कितना है, प्रॉफिट हो रहा है उसको या लॉस हो रहा है। ये खाता नाम मात्र खाते या नॉमिनल अकाउंट की प्रकृति का, नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होता है। ऐसे शाखा खाते में शाखा के प्रारंभिक व अंतिम देनदारों की राशि भी दिखाई जाती है, इसलिए इसको डेटर्स मेथड या देनदार विधि भी कहते हैं। कुछ लोग इसको एकीकृत विधि या सिंथेटिक मेथड भी कहते हैं। दूसरा जो मेथड है वो शाखा व्यापारिक व लाभानी खाता विधि यानी ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड ये है। कभी कभी शाखा द्वारा अर्जित लाभ या हानि की गणना हेतु शाखा खाता नहीं बनाकर, यानी शाखा खाता नहीं बनाते हैं बल्कि इसके बदले क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और साथ में शाखा खाता भी तैयार करवाया जाता है, उसको तैयार करते हैं। तो इस तरह से भी ये इसका सेकंड मेथड है। और इस स्थिति में तैयार किए गए शाखा खाते की प्रकृति नाम मात्र या नॉमिनल अकाउंट की ना होकर उसको वो पर्सनल अकाउंट की तरह से या व्यक्तिगत खाते की तरह से हो जाती है। अब जो इसका जो थर्ड मेथड है वो है स्टॉक खाता विधि या स्टॉक अकाउंट मेथड। इस विधि के अंतर्गत शाखा खाता नहीं बनाया जाता बल्कि शाखा से संबंधित अन्य खाते बनाए जाते हैं, जिनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, स्टॉक खाता या स्टॉक अकाउंट। इसलिए इस विधि को स्टॉक खाता विधि या स्टॉक अकाउंट मेथड भी कहते हैं। कुछ लोग इसको स्टॉक व देनदार विधि या स्टॉक एंड डेटर्स मेथड भी कहते हैं और या इसको एक नाम और दिया जाता है विश्लेषणात्मक विधि या एनालिटिकल मेथड, ये भी इसका दूसरा नाम है। इस विधि के अंतर्गत कौन कौन से खाते तैयार किए जाते हैं तो उनको देखते हैं। पहला खाता है शाखा स्टॉक खाता यानी ब्रांच स्टॉक अकाउंट और दूसरा है शाखा को माल प्रेषण खाता जिसको इंग्लिश में कहते हैं गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट और तीसरा खाता इसमें जो बनाते हैं वो शाखा व्यय खाता ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट है। चौथा है स्टॉक संचय खाता या स्टॉक रिजर्व अकाउंट। इसके बाद है शाखा समायोजन खाता ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है और इसके बाद है शाखा लाभ हानि खाता ब्रांच P&L अकाउंट और लास्ट है शाखा की संपत्तियों के खाते या ब्रांच एसेट्स अकाउंट्स। तो ये जो थर्ड मेथड था अकाउंटिंग का जिसको प्रधान कार्यालय या हेड ऑफिस प्रयोग कर सकता है वो मैंने आपको बताया। तो चौथा मेथड है थोक बिक्री शाखा विधि यानी होलसेल ब्रांच मेथड और इसमें क्या होता है, इस विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब प्रधान कार्यालय शाखाओं को उस मूल्य पर माल भेजता है जिस मूल्य पर थोक विक्रेताओं को माल बेचा जाता है। यानी हेड ऑफिस होलसेलर्स को जिस प्राइस पर माल बेचता है उसी प्राइस पर जो ब्रांचेस हैं उनको भी उसी प्राइस पर यानी होलसेल प्राइस पर माल भेजा जाता है। ऐसी शाखा जो है थोक विक्रेता शाखा भी कही जाती है यानी होलसेल ब्रांच भी कही जाती है। तो इस तरह से जो चार मेथड्स थे इसके अकाउंटिंग मेथड्स जिनको हेड ऑफिस यूज करता है शाखा से संबंधित खातों को रखने के लिए, तो वो मैंने आपको बताया, उनके बारे में आपको जानकारी दी। और अब इससे आगे ये जो मेथड्स हैं उनका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो मेरा इससे नेक्स्ट के वीडियो में होगा।
इस पूरे वीडियो में मैंने आपको जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन इस ब्रांच अकाउंट शाखा खाते का बताया, तो उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देख लें, बार बार चलाकर देख लें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से भी शेयर करना ना भूलें, उनको भी इसके बारे में बताएं। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आगे जो भी वीडियोस इस चैप्टर के और भी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के और भी जो वीडियोस आने वाले हैं, तो उनके सभी नोटिफिकेशंस आपको समय से और सबसे पहले मिलते रहें, उनकी जानकारी मिलती रहे। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।